हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि जो यूट्यूब परमानेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जो मेरी क्लास हिस्ट्री की स्टार्ट होने वाली थी वो हो चुकी है और मैंने इसका अनाउंसमेंट कर दिया था। ठीक है, अब ये डिटेल्ड क्लास होगी। अब ये क्लास जो अभी होने वाली है इस सेकेंड पार्ट है और गुप्त वंश के बारे में अब कंप्लीट गुप्त वंश की पूरी रिवीजन कर लेना आप इससे। ठीक है, इतनी अच्छी क्लास है, पूरा गुप्त वंश डिटेल्ड में है। ठीक है, पूरा जितने 5-6 जितने भी राजा हैं सभी राजाओं के बारे में डिटेल्ड सॉल्यूशन है और रिवीजन क्लास है, तो इससे आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना एक बार। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्लास से क्या बेनिफिट होता है और कितने बच्चों का आंसर हमें मिलता है। सबसे पहले बताइए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। बताइए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए, गुप्त वंश की स्थापना की थी वो की थी श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। ओके, श्रीगुप्त ने की थी। अच्छा, इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। ओके, इनके पुत्र का नाम घटोत्कच था। ठीक है। अच्छा, अब घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखो, घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के उत्तराधिकारी बने। ओके, चलिए इस अच्छे से रिवीजन कर लेना आप लोग। देखो, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो डिटेल्ड सॉल्यूशन है। अब डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, क्लास में 2 घंटे लग जाएंगे, 1 घंटे की क्लास है। तो आप लोग देख लेना मेरी वीडियो को। अब इतना डिटेल्ड सॉल्यूशन में है क्या? वही की वही चीज है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से देख लेना जो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया गया है। देखो ये दिया जाता है यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन। ओके, इसको आप लोग बाद में पढ़ते जाना, जब रिविजन करेंगे तो इसको देखते जाना। यहाँ पर दिया हुआ है कि 240 से 280 तक, तो 240 से 280 तक इन्होंने शासन किया था श्रीगुप्त ने। ठीक है, अच्छे से देख लेना आप और चीजों को याद कर लेना। अब बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहाँ पर है? समुद्रगुप्त। तो ये है अपने भाई समुद्रगुप्त। ओके, ठीक है, यहाँ इनका डिटेल हाँ होगा, पक्का होगा। देखो समुद्रगुप्त और इनका ये डिटेल सॉल्यूशन है, तो आप देख लेना। ठीक है, नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है इन्हें। क्योंकि मैं डिटेल में सॉल्यूशन भी साथ में दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब आप लोग देख लेना, पीपीटी बनाकर मैंने वीडियो को स्टार्ट कर दिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने, और ये मिल भी जाएगी आपको पीपीटी, ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी के साथ विवाह किया था। ठीक है, किसके साथ? कुमार देवी के साथ विवाह किया था। अच्छा, इन्होंने 2 सिक्का चलाए थे। एक सिक्का चलाया था राजरानी प्रकार का सिक्का, राजरानी प्रकार का सिक्का। ठीक है, राजरानी। और एक चलाया था, देखो एक तो राजा रानी और एक विवाह, एक चलाया था विवाह प्रकार का सिक्का। ठीक है, ये इनके सिक्कों के नाम है। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या है तीसरे क्वेश्चन का? कुमार देवी। ठीक है, वो हर एक क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन मिलेगा, देखते जाना ध्यान से। ठीक है, हर एक यूट्यूब पर हर एक टीचर की वीडियो के नीचे सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आपको पता है, बट मैंने बहुत मेहनत से पीपीटी बनाई है, तो उसको अच्छे से याद कर लेना चीजों को। इलाहाबाद स्तंभ के लेख किसके शासनकाल से संबंधित है? बताइए, जो इलाहाबाद स्तंभ के लेख है किसके शासनकाल से संबंधित है? फटाफट बताइए। देखो आंसर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर दिया जाता है। देखो हमारी हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया जाता है, नीचे देखो ये दिया गया है। ये तो हो गए ऑप्शन, आंसर यहाँ पर नीचे दिया जाता है। जैसे कि समुद्रगुप्त है तो समुद्रगुप्त का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तो हर एक वीडियो के नीचे यदि मुझे भी ध्यान नहीं रहता है तो आपको आंसर मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर से रट लेना आप लोग कि इलाहाबाद स्तंभ के लेख किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित है। ओके, बताइए इसका, बताइए आप लोग गुप्त काल की प्रमुख मुद्रा क्या थी? इनकी मुद्रा थी दिनार। ठीक है, अब मैं आप लोगों को मौका देता हूं, बट आप लोग आंसर कमेंट में नहीं देते तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो गुप्त काल की जो प्रमुख मुद्रा थी वो दिनार थी। चलिए देखो, ये इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आर्यभट्ट किस काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था? बताइए,
आर्यभट्ट किस काल का प्रमुख खगोल शास्त्री था, बताइए। ये गुप्त काल का था, ठीक है। किस काल का था? गुप्त काल का। तो आर्यभट्ट गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। ओके। ये डिटेल है, देख लेना, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं है अभी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त ने की थी, चंद्रगुप्त ने की थी, कुमारगुप्त ने या श्रीगुप्त ने, बताइए आपको क्या लगता है। देखो मेरे हिसाब से तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट के शासक के ऊपर का शासक है ये, ठीक है। लास्ट का शासक स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के ऊपर कुमारगुप्त। तो सबसे पहले कुमारगुप्त आता है, फिर आता है स्कंदगुप्त। गुप्त काल को भारत का युग, देखो यहाँ पर गुप्त काल को भारत का कौन सा युग कहा जाता है? तो देखो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, यहाँ पर स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, फायान किसके शासन काल में भारत आया था, बताइए। तो चीनी आती था फायान, किसके शासन काल में भारत आया था, कब आया था, कब तक रुका था, सब बताइए। तो देखो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो फायान है 1405 से लेकर के 1411 तक कहाँ पर रुका था? ये इंडिया में रुका था, ठीक है। अच्छा आया किसके शासन काल में था? तो वो बात है किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। ओके। अगला क्वेश्चन है नवरत्नों की परंपरा, बताइए नवरत्नों की जो परंपरा है वो किस गुप्त शासक के दरबार में थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों की परंपरा थी। ओके। हर एक वीडियो के नीचे आंसर मिलेगा और एक आपको सबसे बड़ी बात है कि उसका डिटेल थोड़ा सा सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। क्लास में कंटेंट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे लगे कि हाँ ठीक ठाक है। चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश से संबंधित है, बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य वंश से हो नहीं सकते, नंद वंश से हो नहीं सकते, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का द्वितीय की पीढ़ी के हैं। तो मैं आपको बता दूं तो गुप्त वंश से रिलेटेड है, ठीक है, गुप्त वंश से ही है। ओके। देखो ये सॉल्यूशन है, इसको देख लेना। तो पीपीटी में कुछ समय बर्बाद हुआ है, मेहनत हुई है, तो इसको जरूर देखना। ओके। आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था, ठीक है। किसी कुमार देवी से। अब कुमार देवी कौन है तो यहाँ पर देख लेना, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह चंद्रगुप्त प्रथम ने राजनीतिक रूप से किया था। ओके। अगला क्वेश्चन आप देखो, चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन काल कब से कब तक चला था? चंद्रगुप्त प्रथम का तो 319 से लेकर के कब तक चला? 335 तक चला, ठीक है। राइट आंसर इज सी। यहाँ पर दिया गया डिटेल। मेरी क्लास को आप यदि इसी तरीके से डेली अटेंड करेंगे तो एमसीक्यू के माध्यम से आपका हिस्ट्री तो हम कंप्लीट करा ही देंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो उपाधि धारण की वो कौन सी थी, बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज, अच्छा महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण की थी। लेकिन महाराज की उपाधि किसने धारण की थी ये भी बताओ, महाराज की। तो ये किसने धारण की थी महाराज की उपाधि, बताइए। मैं आपको बता दूं कि श्रीगुप्त की ये उपाधि है, ठीक है। महाराज की उपाधि किसकी है? श्रीगुप्त की, श्रीगुप्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, देखो ये डिटेल है, अच्छे से पढ़ लेना। गुप्त वंश की शुरुआत किस शासन काल में हुई थी? गुप्त वंश की शुरुआत किसके शासन काल में शुरू हुई थी? तो वो हुई थी श्रीगुप्त, ठीक है, जो कि संस्थापक है किसका? गुप्त वंश का, ठीक है, जो कि संस्थापक है गुप्त वंश का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब आप लोगों को आंसर देना है। ओके। चंद्रगुप्त प्रथम की जो राजधानी है वो कहाँ पर थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी पाटलिपुत्र में थी, ठीक है। कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। सब कुछ दिया गया, आराम से देख लेना वीडियो को। दो बार वीडियो देखते हैं बच्चे तभी उनके दिमाग में कुछ आता है। आप लोग सोचो कि एक बार में आ जाए तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, एग्जाम कभी नहीं निकलेगा फिर तो। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी बता दीजिए आप। चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी उनका नाम है समुद्रगुप्त, ठीक है।
दो समुद्रों का विजेता, दो समुद्रों का विजेता क्या कहा जाता है इसको? दो समुद्रों का विजेता। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ओके, साथ में समाधान देख लीजिए आप, डिटेल में दिया है पूरा कंप्लीट। इससे ही कंप्लीट वीडियो बना सकता हूँ मैं यदि चाहूँ तो, लेकिन आप लोग जोड़ते नहीं है यूट्यूब पर, इसलिए नहीं मैं बनाता। चंद्रगुप्त प्रथम का नाम पहली बार कहाँ से ज्ञात होता है बताइए? चंद्रगुप्त प्रथम का नाम पहली बार कहाँ से ज्ञात होता है बताइए? नालंदा शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, महरौली या इलाहाबाद के स्तंभ? तो राइट आंसर इज डी, क्या है? इलाहाबाद के स्तंभ। ठीक है, इलाहाबाद के स्तंभ से। ठीक है, चलिए अगला आंसर आप लोग दे सकते हैं क्या? चंद्रगुप्त प्रथम के समय जो धार्मिक प्रवृत्ति थी वो कौन सी थी? चंद्रगुप्त प्रथम के समय धार्मिक प्रवृत्ति कौन सी थी बताइए? हिंदू, हिंदू धर्म की प्रवृत्ति आ चुकी थी। ठीक है, बेसिकली इनका धर्म वैष्णव है, धर्म तो वैष्णव है लेकिन प्रवृत्ति हिंदी है, हिंदू है। चंद्रगुप्त प्रथम ने किन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया था बताइए? देखो क्षेत्र यहाँ पर है, बताइए। तो उन्होंने मगध को मिलाया था, प्रयाग को, लिच्छवी को। ठीक है, किसको? तीन तीन को, मगध को, प्रयाग और लिच्छवी। मगध यानी मगध का तो पता है आपको, प्रयाग, प्रयाग जानते हो? प्रयागराज हो गया, प्रयाग नहीं ये दूसरा है। ठीक है, लिच्छवी दूसरा है, मगध भी दूसरा है। ओके, हम आज के स्टेट या किसी भी राज्य या किसी से उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, कुछ चीजें अलग हैं। इसका समाधान भी दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त। अब हमको समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कितने राजा पा चुके हम? सूर्यगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। जो किसका बेटा है समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त का बेटा है। ठीक है, ठीक है, किसका बेटा है? चंद्रगुप्त का बेटा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो बी.ए. स्मिथ, डॉक्टर बी.ए. स्मिथ। ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ बताया है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो एक जाने माने व्यक्ति है ये, तो आपको अच्छे से अब देख लेना आपको आता है कि नहीं। डॉक्टर बी.ए. स्मिथ ने क्या कहा था चंद्रगुप्त को? समुद्रगुप्त को क्या कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, अब इसको आप लोग देख सकते हैं इजीली। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, यानी कि इन्हीं के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि समुद्रगुप्त की जो विजय गाथा है वो किस अभिलेख से ज्ञात होती है? तो जो समुद्रगुप्त की जो विजय गाथा है ना, तो ये इलाहाबाद के स्तंभ से होती है। कहाँ से होगी फिर? ठीक है, तो राइट आंसर है बी। देखो डिटेल में सारा सॉल्यूशन मिल जाता है, पीपीटी में बहुत मेहनत लगती है, सीक्वल थोड़ी है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कितने राज्यों को पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों को हराया था। और समुद्र की बात करें तो दो समुद्रों पर विजय, एक तो अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। ठीक है, एक बंगाल की खाड़ी। ठीक है, दो जगह विजय प्राप्त की थी समुद्रगुप्त ने। दो जो उनको क्या कहते हैं, दो समुद्रों पर विजय प्राप्त की थी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। इतना भी याद रखना है, ज्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के दरबार में जिस प्रसिद्ध कवि का नाम था वो था समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं ना, तो समुद्र के हरिसेन। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी बताइए? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति तो ये हरिसेन के द्वारा लिखी हुई किताब है प्रयाग प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने किस सिक्के का प्रयोग किया था? जो समुद्रगुप्त ने गरुण सिक्के का प्रयोग किया था। ओके, ठीक है, नहीं सॉरी समुद्रगुप्त ने किस सिक्के का प्रयोग किया था? सोने के सिक्के, सॉरी सोने के सिक्के का। यार थोड़ा दिमाग कहाँ पर विचलित हो जाता है यार, कोई बात नहीं, सॉरी। इसको देख लेना। ठीक है, बिना बाधक भी नहीं कहा जाता है। देखो दो जगह एक सा क्वेश्चन है, बिना बाधक। यहाँ पर बिना बाधक किसको कहा जा रहा है? समुद्रगुप्त को कहा जा रहा है। और
हिस्ट्री में बीणा वादक किसको कहा जाता है बताइए। मेडिवल हिस्ट्री में औरंगजेब को कहा जाता है बीणा वादक, ठीक है। समुद्रगुप्त की धार्मिक नीति बताइए आपको कैसी थी। बिल्कुल आप लोग बताइए, विकल्प ब्राह्मण थी या केवल बौद्ध धर्म सहिष्णु। तो जो समुद्रगुप्त की जो धार्मिक नीति बिल्कुल सहिष्णु थी। कैसे थी? सहिष्णु दिया हुआ है, ठीक है। बताइए समुद्रगुप्त की सबसे प्रमुख विशेषता बताइए कौन सी हो सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने लाकर खड़े कर दीजिए। तो यहाँ पे ये था सैन्य विजय, व्यापार या कुछ। तो देखो राइट आंसर इज बी, सैन्य विजय था, ठीक है। इसका डिटेल सॉल्यूशन है, पढ़ लेना है, कुछ ज्यादा नहीं रहता। आप लोगों को पढ़ने में आलसी आती है ना। सॉरी। समुद्रगुप्त किस कला में पारंगत थे बताइए। चित्रकला, संगीत व बीणा वादन। तो समुद्रगुप्त किस कला से पारंगत थे? संगीत व बीणा वादन से, ठीक है। संगीत व बीणा वादन से, इनको बीणा वादक भी कहा जाता है। और जो मध्यकालीन भारत है ना, मध्यकालीन भारत, उसमें औरंगजेब को कहा जाता है बीणा वादक, ओके। उसमें औरंगजेब को बीणा वादक कहा जाता है, इतना याद रखना, इसको पढ़ लेना। समुद्रगुप्त ने किस पड़ोसी देश के बौद्ध राजा को आश्रय दिया था बताइए। श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के, ठीक है। तो कितना डिटेल दिया जाता है, इतना सारा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ओके। पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से डिश तैयार होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से जाना जाता है, ठीक है। किसकी? विक्रमादित्य, ओके, ठीक है। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, इतना इनका अच्छा। इतिहास में 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कितने? 14 राजाओं ने, ठीक है। इतना भी याद रखना, पूछ सकता है छोटे एग्जाम में। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? तो ये समुद्रगुप्त का पुत्र था, ठीक है, यानी कि उत्तराधिकारी। शासनकाल की बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो इनका जो 380 से लेकर के और 415 तक, ठीक है, 415 तक इनका शासन था। तो भी किसका? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसको पढ़ लें। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था बताइए। चीनी यात्री जो फाहियान है वो किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। और 1405 से लेकर के 1411 तक वहां पर रुका था, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पर बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी बता दीजिए एक बार। पाटलिपुत्र, ठीक है। हमें लगता है कि जितने गुप्त वंश के राजा थे उनकी राजधानी पाटलिपुत्र में ही थी। देखो उज्जैन को राजधानी के रूप में क्या किया था इन्होंने? उज्जैन को भी राजधानी के रूप में मतलब संगठित किया था। अब बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय के ने शक शासकों को किस क्षेत्र में पराजित किया था? तो वो उन्होंने मालवा और गुजरात में हराया था, ठीक है। जब इन्होंने शकों को हरा दिया तब इन्होंने किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की, ठीक है। किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की, ठीक है। जब शकों पर विजय प्राप्त कर ली। यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं, देखो कितना ज्यादा मैं बिल्कुल अच्छी सी पीपीटी बनाकर लाया हूँ बड़ी मेहनत से। अब नहीं पढ़ोगे वो आपका काम है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन प्रसिद्ध कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन प्रसिद्ध कवि थे? तो इनके दरबार में तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कालिदास थे। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? चंद्रगुप्त का, देखो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो उनका हुआ था कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमार देवी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह की बात करें तो ये हुआ था ध्रुव देवी। किससे? ध्रुव
देवी। ठीक है, चलिए इसको, इसका डिटेल सॉल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन काल की जो प्रसिद्ध कला है वो क्या थी, बताइए। इनकी जो शासन काल की जो कला है वो क्या थी, बताइए क्या थी। मूर्ति कला। कौन थी मूर्ति कला। ठीक है, इसको पढ़ लेना। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल बताइए आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 415। देखो यहाँ पर 375 है किताब में, 380 से 415 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी आप मान सकते हैं, इस सॉल्यूशन है। ठीक है, पढ़ सकते हो इसको आप अच्छे से। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन सा धर्म प्रमुख था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जब शासन चल रहा था तो उस वक्त कौन सा धर्म था, वैष्णव धर्म था। ठीक है, ओके। कुमारगुप्त किस शासक का पुत्र है, तो कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र है। ठीक है, कुमारगुप्त का शासन की बात करें 415 से 455। ठीक है, इनका शासन है। कुमारगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार, क्योंकि मैं अच्छी वीडियो को यूट्यूब से डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, तुम लोग देखते नहीं है इसको। कुमारगुप्त ने किस उपाधि को धारण किया था, कुमारगुप्त ने किस उपाधि को धारण किया था, बताइए फटाफट इसका जवाब दीजिए। कुमारगुप्त की उपाधि देखो, महेंद्र आदित्य। ओके, महेंद्र आदित्य, इसको पढ़ लेना। ठीक है, जिस पर मैंने अभी अंडरलाइन किया था। बताइए इसका जो कुमारगुप्त का शासनकाल आप बता दीजिए आप लोग। तो उन्होंने बताया था कि 415 से 455 कुमारगुप्त का शासनकाल था। ओके, अगला पॉइंट है इसमें कि 415 से 455, 415 से 455 हो गया। कुमारगुप्त के शासनकाल में कौन सी बाहरी शक्ति भारत पर आक्रमण करने लगती थी। ठीक है, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में कौन सी ऐसी बाहरी शक्ति थी जिसने आक्रमण किया था भारत पर, तो वो थे हूर। कौन थे वो, हूर। ठीक है, हूर थे वो। ओके, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पर, कुमारगुप्त किस धर्म का अनुयायी था। कुमारगुप्त जो व्यक्ति है, राजा है, वो किस धर्म का अनुयायी था, तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसको आप पढ़ सकते हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। कुमारगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य सबसे अधिक खतरे में कब था, जब हुओं ने आक्रमण किया था। ठीक है, पढ़ लेना। ओके, कुमारगुप्त द्वारा जारी प्रसिद्ध सिक्कों पर अंकित था। कुमारगुप्त ने जो सिक्के बनाए उन पर क्या अंकित था, हाथी। बताइए क्या अंकित था, उनका गरुड़ अंकित था। ठीक है, क्या गरुड़। अगला क्वेश्चन है कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी बता दीजिए। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी, तो इनका उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त आंसर यहाँ पर है। ठीक है, स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की स्थिति कैसी थी, तो बिल्कुल पतनशील हो गई थी। कैसे हो गई थी, बिल्कुल पतनशील हो गई थी। ठीक है, देखो पतनशील किसकी हुई थी, स्कंदगुप्त की, लेकिन स्थिर किसकी थी, कुमारगुप्त की। ठीक है, तो अभी में स्थिर कुमारगुप्त की, पतन हो गई थी स्कंदगुप्त की।
स्कंदगुप्त किस गुप्त शासक का पुत्र था? स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था। ओके, स्कंदगुप्त का शासन बता दीजिए। तो इन्होंने 455 से 466 तक शासन किया। ठीक है, चलिए। स्कंदगुप्त को किस विदेशी आक्रमण से युद्ध करना पड़ा था? हुरों से। किससे? हुरों से। ठीक है, हुरों से इनको आक्रमण करना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने किस उपाधि का प्रयोग किया था? बताइए। जो स्कंदगुप्त है उन्होंने किस उपाधि का प्रयोग किया था? स्कंदगुप्त ने देखो विक्रमादित्य की उपाधि शकापन की। किसकी? शकापन। तो इन्होंने उपाधि कुछ ज्यादा ही। ठीक है, देवराज, देवराज, शकापन और विक्रमादित्य। तो स्कंदगुप्त की क्या है उपाधि है? सॉल्यूशन दिया है। देख, सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा कि आपका बीज तैयार हो ही जाएगा। ठीक है, गुप्त काल यानी कि स्कंदगुप्त के काल में कौन सा प्रमुख अभिलेख था? तो वो था भितरिया शिलालेख अभिलेख। ठीक है, भीतरी अभिलेख। उत्तर पूर्व के गाजीपुर में मिलेगा वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के काल में गुप्त साम्राज्य की स्थिति कैसी थी? बताइए। स्कंदगुप्त के शासन काल में कैसी? स्कंदगुप्त के शासन काल में, अगर एक मिनट, स्कंदगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य की स्थिति कैसी थी? बताइए। मैं आपको बता दूं तो पतनशील थी। कैसी थी? पतनशील। और यही आंसर इसका ठीक है, पतनशील। ओके, अगला क्वेश्चन हो सकता है कि स्कंदगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? बता दीजिए। इतना तो थोड़ा आपका ही फर्ज बनता है कि स्कंदगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, किसका? वैष्णव धर्म का। ओके, वैष्णव धर्म का दिया गया आंसर अच्छे से देख लेना और इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं, जो आपको पढ़ना है बाद में। स्कंदगुप्त का शासन काल 455 से 466 तक मैंने बताया अभी था। स्कंदगुप्त को गद्दी किस परिस्थिति में मिली थी? बताइए। स्कंदगुप्त को जो गद्दी मिली थी वो किस परिस्थिति में मिली थी? युद्ध करके। ठीक है, बैठे बैठे नहीं मिली थी, युद्ध करके मिली थी। वो भी किससे? हुरों से। सबसे लास्ट में क्वेश्चन क्या है, स्कंदगुप्त के समय सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? बताइए। तो आर्थिक संकट था और हुरों को आक्रमण था। ठीक है, इसको याद रखना। ओके, लास्ट में क्वेश्चन आ गया है, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य की स्थिति बता दीजिए। अब बिल्कुल कैसे हो गई थी? दयनीय, यानी कि एकदम धीरे धीरे कमजोर पड़ना इसका शुरू हो गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। देखो कितना मैंने पीपीटी को जब बनाया तो बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन रखा मैंने और बहुत ही मेहनत से बनाई। लेकिन अब आप लोगों को ना जाने क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो आप लोग जान सकते हैं, तो इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और वीडियो सेशन को शेयर कर देना ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे अपने रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य जितना था टोटल इसमें कंप्लीट हो गया है एक वीडियो में। ठीक है, दो चार चीजें यदि रह भी गई होंगी तो वो आपको पीपीटी में मिल ही जाएंगी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे फायदा होगा क्योंकि मैंने छाट छाट कर बनाई। ठीक है, तो जरूर से जरूर वीडियो को इतना शेयर कीजिए और फिर इसको बार बार देखिए, 2 बार 3 बार, ताकि आपकी बिल्कुल एक भी क्वेश्चन न छूटे इसका, यानी कि गुप्त साम्राज्य से। अब हम बात करेंगे कि CHSL की जो वैकेंसी है इसमें फॉर्म अप्लाई होने वाली है मई से। ठीक है, तो यानी कि मई की लास्ट सप्ताह तक होंगे या जैसे भी होंगे, अभी तो नहीं हो रहे। तो इसके लिए मॉर्निंग क्लासेस हिस्ट्री का जो बैच लाया है, ठीक है, हिस्ट्री का जो बैच लाया है वो 99 रुपये में 80% डिस्काउंट दिया है। ठीक है, देखो बैच कितना है, 499 का है। ठीक है, 499 का, बट जब इस पर मेरी टीम ने 80% डिस्काउंट दिया तो वो कितना बचा फिर 99 का। ठीक है, तो 400 का बैच 99 में मिलेगा। और सबसे बड़ी खास बात
कि कंप्लीट सिलेबस है, तीनों हिस्ट्री में है प्लस टेस्ट सीरीज और लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग क्लास, साथ में पीडीएफ नोट्स। तो इतना सारा कुछ और 1 ईयर की वैलिडिटी, 1 साल की वैधता के लिए। तो जो भी विद्यार्थी लेना चाहता है उनके लिए मैं बता दूं, ये कूपन कोड है MC098। इसका आप इजीली 80% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। जिसको जरूरी है कि कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पर वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, 7839। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन।